आज हम लोग देखने वाले हैं कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, ठीक ना। तो पहली बात ये आती है कि कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। आखिर आईसी इंजन में जो कूलिंग सिस्टम दिया गया इसका पर्पस क्या है, क्यों कूलिंग सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट हुई। तो सबसे पहले समझें, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मिनिमम टेम्परेचर आईसी इंजन में होता है वो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है, जहाँ से एयर अंदर आती है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ये कहाँ तक जा सकता है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहता है आईसी इंजन के भीतर वो लगभग कितना रहता है, 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। लेकिन इस टेम्परेचर पे भी अगर हम देखें तो मेटल क्या हो सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को खो सकता है, क्योंकि इंजन ब्लॉक किसके बने हैं भाई, आयरन के बने हैं, आयरन या स्टील का या फिर एल्यूमिनियम का बना है, और उसके अंदर क्या डाला गया है, कास्ट आयरन का लाइनर डाल दिया जाता है, क्योंकि पिस्टन रिंग हमारी कास्ट आयरन की बनी हुई है, और एल्यूमिनियम का सिलेंडर रहेगा तो उससे मेटल को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। इसलिए अगर एल्यूमिनियम का सिलेंडर है तो उसके अंदर हम लाइनर कास्ट आयरन का डाल देते हैं, ताकि कास्ट आयरन के संपर्क में आए तो ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हो या कास्ट आयरन हो या स्टील हो, अगर हम 1200 या 1300 डिग्री टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर ये भी अपनी प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। देयर इज ए चांस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और अगर थर्मल एक्सपेंशन हुआ, हमें पता है पहले से ही कि सिलेंडर और पिस्टन के बीच जो गैप है वो बहुत ही माइन्यूट है। अगर जरा भी थर्मल एक्सपेंशन हुआ तो क्या होगा, इंजन गैप बढ़ नहीं जाएगा, सीज हो जाएगा, ठीक ना। और फिर जो मूवमेंट है पिस्टन का सिलेंडर के अंदर वो बंद हो जाएगा, वो रुक जाएगा। इसी को हम कहते हैं, अगर पिस्टन सिलेंडर के अंदर इजीली मूव ना करे तो हम कहते हैं इंजन सीज हो गया। क्लियर है। तो सीज होने से बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि थर्मल एक्सपेंशन ना हो, और थर्मल एक्सपेंशन ना हो इसके लिए जरूरी है कि टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है वो कहाँ रहे, नीचे रहे, और इसीलिए हमें एक प्रॉपर कूलिंग सिस्टम देना पड़ता है ताकि एवरेज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मैक्सिमम टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का था ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आता है, तो इससे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती। लेकिन एवरेज टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एवरेज टेम्परेचर हम किसका देखते हैं, लाइनर का या फिर पिस्टन के टॉप पोर्शन का, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और बने हैं मेटल के, और मेटल का है तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी के कारण पूरे सरफेस में क्या होता है, बहुत जल्दी से टेम्परेचर हीट स्प्रेड हो जाता है, इससे टेम्परेचर पूरी बॉडी का उतना मेंटेन रहता है। इनर लाइनर जो है उसका टेम्परेचर 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो वहाँ से ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करें, रिमूव करें। अगर हमने हीट रिमूव नहीं किया तो कहीं ना कहीं देयर इज अ चांस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और अगर थर्मल एक्सपेंशन हुआ देयर इज अ चांस ऑफ सीज ऑफ इंजन, वहाँ इंजन सीज हो सकता है। जो दूसरा रीज़न है वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल। हम लोगों ने पिछले क्लास लुब्रिकेशन सिस्टम में देखा था कि लुब्रिकेटिंग ऑयल भी अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, विस्कोसिटी की। यदि टेम्परेचर बियॉन्ड अ लिमिट बढ़े, और वो लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए जो टेम्परेचर रेंज है वो 65 से 75 यहाँ तक, अगर इससे ज़्यादा लुब्रिकेटिंग ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा, 75 से ऊपर गया, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी खोना शुरू कर देता है, यानी उसकी विस्कोसिटी कहीं ना कहीं घटने लगती है। और आपको पता है कि अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हुआ तो किस तरह की समस्याएं आएंगी। क्लियर है। तो एक तो कूलिंग सिस्टम हमको किससे बचाता है, थर्मल एक्सपेंशन से बचाता है, और दूसरा यह लुब्रिकेटिंग ऑयल के एवरेज टेम्परेचर को भी 65 से 70 तक मेंटेन करके रखता है। क्लियर है। तो ये वो रीजंस हैं जिनके लिए हमें किसी भी आईसी इंजन में क्या देना पड़ता है, कूलिंग सिस्टम। क्लियर है। पर्पस क्यों हम लोग आईसी इंजन में कूलिंग परफॉर्म करते हैं ना। अब कूलिंग करने के क्या मेथड है। इनिशियली आपने देखा होगा कूलिंग सिर्फ एयर के माध्यम से होती थी,
ठीक ना, एयर को हम एज अ कूलिंग मीडियम लेते हैं थे, तब हमारे पास इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे शुरुआत में। अभी भी जो छोटे इंजन हैं जिनमें पावर डेवलपमेंट काफ़ी कम हो रहा है, वहाँ आज भी हम क्या कर रहे हैं, एयर कूलिंग कर रहे हैं, यानी एयर की मदद से हम कूलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जितने भी प्रेजेंट में ऐसे इंजन हैं जो ज़्यादा पावर डेवलप कर रहे हैं या लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए ऑपरेट हो रहे हैं, उनमें एयर कूलिंग से काम नहीं चलता, वहाँ एयर कूलिंग सफिशिएंट नहीं कूलिंग प्रोड्यूस करता है, और इसलिए हम वहाँ लिक्विड कूलिंग करते हैं, हम कूलेंट का यूज़ करते हैं। इनिशियली आपने देखा होगा लिक्विड कूलिंग में वाटर का यूज होता था, बट वाटर के साथ समस्या थी कि ये 100 डिग्री पर क्या हो जाता था, एवोपरेट हो जाता था, तो आपको मेकअप वाटर लगातार पर डे फिलअप करना पड़ता था रेडिएटर में। लेकिन आजकल आप नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वाटर को रिप्लेस कर दिया किससे, कूलेंट से, जो कि एवोपरेट जल्दी नहीं होता। तो हमें 6 महीने, साल भर या 1.5 साल में एक बार आवश्यकता पड़ती है कूलेंट चेंज कराने की, अदरवाइज वही कूलेंट लगातार रिसर्कुलेट होता रहता है। क्लियर है। लिक्विड कूलिंग की खासियत क्या होती है, ये आपको प्रॉपर कूलिंग देता है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी कूलिंग ये आपको देता है। एयर कूलिंग में जब अगर आप इंजन के ऊपर एयर कूलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फिन्स का, ठीक ना। आपने देखा होगा बाइक के इंजन के ऊपर क्या लगे रहते हैं, फिन्स बने हुए होते हैं, और फिन्स है क्या, मेटल का एक्सटेंडेड सरफेस। सिलेंडर के ऊपर आप देखेंगे मेटल की पतली पतली एक्सटेंडेड सरफेस निकली हुई हैं सिलेंडर के ऊपर, उसे ही हम क्या कहते हैं, फिन्स कहते हैं। इसका एक ही पर्पस है, ताकि हम सरफेस एरिया को क्या कर दें, बढ़ा दें। मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द कूलिंग, ठीक ना। तो फिन्स की अगर आप एयर कूलिंग करते हैं तो आपको सिस्टम के ऊपर क्या बनाना पड़ता है, फिन्स। लेकिन एयर कूलिंग हम ऑलरेडी हमने कहा कि हम किसके लिए यूज करने वाले हैं, छोटे इंजन के लिए, जिनमें बहुत ज्यादा पावर डेवलप नहीं हो रहा है। स्पेशली आप बाइक पर देखें या एयर कंप्रेशर के ऊपर देखें, तो वहां पर आपको एयर कूलिंग देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी कुछ बाइक्स आपने देखा होगा जिनमें पावरफुल इंजन दिए हुए हैं, उनमें भी जिनमें 300, 400 या 500 सीसी तक के या 1000 तक सीसी तक के इंजन दिए गए हैं, उनमें भी क्या परफॉर्म किया जा रहा है, लिक्विड कूलिंग परफॉर्म किया जा रहा है। क्यों जरूरत पड़ जा रही भाई, एयर कूलिंग जब था बाइक के लिए, लिक्विड कूलिंग क्यों कर रहे हैं। एयर कूलिंग के साथ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण हम हाई पावर डेवलप करने वाले इंजन में इसका उपयोग नहीं कर पाते। क्या क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग का मतलब है कूलिंग प्रॉपर तरीके से पूरे सिस्टम का यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन अगर आप बाइक चला रहे हैं तो सामने से हवा आ रही है, तो जो एयर फिन्स के संपर्क में आ रही है उस एरिया की तो कूलिंग हो रही है, बट इंजन का जो पिछला पोर्शन है जहां डायरेक्ट एयर कांटेक्ट में नहीं आ रही है, वहां पर कूलिंग प्रॉपरली नहीं होती, ठीक ना। तो नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग अगर नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होगा तो क्या होगा भाई, एक साइड थर्मल एक्सपेंशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जिधर कूल हो रहा है उधर तो ठीक है, और जिधर नहीं हो रहा उधर उस तरफ क्या होगा, देयर इज अ चांस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, फिर से इंजन सीज होने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक तो नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग होती है, दूसरी समस्या नॉइज की होती है। जब फिन्स के थ्रू एयर पास होता है तो ये नॉइजी प्रोसेस होता है, उससे नॉइज क्रिएट होती है, ठीक ना। तो ये ऐसे रीजंस थे जिसके कारण हम लोग किसके तरफ गए, लिक्विड। एक जो और बड़ा रीजन था वो है हीट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर। लिक्विड के कंपैरिजन में चूंकि एयर जो है उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ही कम है, जिसके कारण जो ये हीट रिमूव करता है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। इसीलिए जहां ह्यूज अमाउंट ऑफ हाई पावर इंजन में जहां ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप हो रहा है, वहां पर हम एयर कूलिंग परफॉर्म नहीं कर पाते, और इसीलिए किसकी आवश्यकता पड़ी, लिक्विड कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। लिक्विड कूलिंग में क्या है, लिक्विड कूलिंग में सिलेंडर के चारों तरफ क्या रहता है, वाटर जैकेट रहता है, या फिर लिक्विड जैकेट कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें लिक्विड आता है, लिक्विड इंजन के
आउटर सरफेस से जो सिलेंडर का लाइनर है उसके साइड में जैकेट बना रहता है, जहां से ये हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद कहां चला जाता है, कूलिंग चेंबर, नहीं इसको रेडिएटर बोलेंगे। कहां जाता है, रेडिएटर में, जहां पर फिर से हीट एक्सचेंज होता है किसके किसके बीच, जो कूलेंट गर्म होकर के इंजन से बाहर आया था और एम्बिएंट से जो एयर आती है, इनके बीच इनडायरेक्ट हीट का एक्सचेंज होता है। और एम्बिएंट एयर की मदद से कूलेंट को फिर से क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है रेडिएटर में। और ठंडा होने के बाद वापस उसको कहाँ भेज देते हैं, रीसर्कुलेशन के लिए वापस इंजन में भेज देते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा एयर कूलिंग था और दूसरा हमारा लिक्विड कूलिंग था। तो डिफरेंस क्लियर है कि यदि कूलिंग सिस्टम सही से परफॉर्म ना करे तो इंजन की कूलिंग तो नहीं होगी, लेकिन ये दूसरे सिस्टम को भी डिस्टर्ब करेगा। और दूसरा सिस्टम हमारा क्या है, लुब्रिकेशन सिस्टम। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है कूलिंग सिस्टम के प्रॉपर्ली वर्क ना करने के कारण, तो लुब्रिकेंट्स की विस्कोसिटी कम होगी। और यदि विस्कोसिटी कम होगी तो लुब्रिकेंट्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और साथ ही यदि विस्कोसिटी घट रही है तो उससे एक समस्या और भी आएगी, और वो है एवोपरेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या हो जाएंगे, एवोपरेट होकर के बाहर चले जाएंगे। यानी कूलिंग सिस्टम सिर्फ इंजन को कूल ही नहीं कर रहा है, बल्कि जो दूसरे इंपॉर्टेंट सिस्टम है इंजन के ऑपरेशन के लिए, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता है। क्लियर है ना। कूलिंग सिस्टम कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हेल्प करने के साथ ये हमारी थर्मल एफिशिएंसी को भी कम कर देता है। अब कहेंगे सर अभी तक तो ये मददगार था, लेकिन ये थर्मल एफिशिएंसी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो समझिए इस बात को। इंजन में जब हम आईसी इंजन की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो यह हमें मिलता है 25 से 30% के बीच में, बस 25 to 30%। इसका मतलब है कि जो हीट आपने डेवलप किया उसका कितना कन्वर्ट हुआ वर्क में, 25 से 30% ही वर्क में कन्वर्ट हुआ, और रिमेनिंग 70 to 75% वेस्ट हो गया, यानी ये रिजेक्टेड हो गया, हीट रिजेक्शन में चला गया। क्योंकि हीट इंजन में हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल हीट का कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट होगा, वर्क में, और रिमेनिंग कहां चला जाएगा, हीट रिजेक्शन में, रिजेक्टेड हीट का हिस्सा बन जाएगा। और इसीलिए आईसी इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी सिर्फ 25 से 30% हिस्सा जो फ्यूल बर्न हो रहा है, उससे जो हीट डेवलप हो रही है, उसका मात्र 25 से 30% हिस्सा ही हमें वर्क के रूप में मिल पाता है। तो रिमेनिंग 75% गया कहां, इसमें करीब करीब 30% हिस्सा, टोटल हीट जो डेवलप हुआ 30% हिस्सा कौन कंज्यूम कर लिया, कूलिंग सिस्टम। जो भी हीट डेवलप हुआ वो कूलर, जो हमारा कूलेंट था, उसने क्या किया, उस हीट को लिया और कहां भेज दिया, फाइनली एटमॉस्फेयर में। ठीक ना। तो टोटल हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इंजन में, उसका 30% खुद कौन कंज्यूम करता है, कूलिंग सिस्टम। और 30% कहां चला जाता है भाई, एग्जॉस्ट गैस के साथ। 30% कहां गया, एग्जॉस्ट गैस के, जो धुआं बाहर जा रही है, एग्जॉस्ट गैस जा रही है, उसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। वो हाई टेम्परेचर पे होती है, हाई प्रेशर पे होती है, तो उसके पास काफ़ी सारी एनर्जी होती है जो कि जाकर के कहाँ हो जाती है, एटमॉस्फेयर में वेस्ट हो जाती है। तो 30% कूलिंग सिस्टम ले लिया, 30% कौन ले लिया, एग्जॉस्ट गैस के साथ चला गया, और 30% आपको एफिशिएंसी वर्क में रूप में मिल चुकी है। तो कितने हो गए, 90%। जो रिमेनिंग 10% बचा वो भी कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, जिसमें कि 2 से 3% ल्यूब्रिकेशन सिस्टम यूज कर लेता है, वो भी ले लेता है कुछ ना कुछ हीट ऐसे ही एटमॉस्फेयर में वेस्ट होती है। क्योंकि सिस्टम पूरा एडियाबैटिक रहता नहीं है, तो कुछ ना कुछ हीट क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में भी जा रही है, कुछ ना कुछ और भी हीट के लॉसेस हैं। इसीलिए ओवरऑल जो एफिशिएंसी हमें मिलती है वो 25 से 30% मिलती है। तो कूलिंग सिस्टम से कहीं ना कहीं फायदा तो है,
लेकिन ये हमारे सिस्टम की ओवरऑल जो थर्मल एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं क्या कर देता है, कम कर देता है। चलिए देखते हैं लिक्विड कूलिंग। एयर कूलिंग की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम थी, नॉइजी। बट नॉइजी बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक तो नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग और दूसरा था हीट कैरिंग कैपेसिटी। चूंकि वहाँ कूलिंग मीडियम के तौर पर हम एयर का यूज़ करते हैं जिसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। ये दो समस्याओं के कारण हम इसका उपयोग सिर्फ ऐसे इंजन पे ही कर पाते थे जो बहुत कम पावर डेवलप कर रहा है। अगर कोई ऐसा इंजन है जो ज़्यादा पावर डेवलप कर रहा है और हमारी कूलिंग मीडियम की हीट कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो वो जितना हीट वहाँ से रिमूव करना चाहिए उतना रिमूव नहीं कर पाएगा, जिससे कि अदर सिस्टम्स को प्रॉब्लम होने लगेगी। इसीलिए एयर को रिमूव करके हम लोग नए सिस्टम पे गए, किसके पास, लिक्विड कूलिंग। लिक्विड कूलिंग ने उन सभी प्रॉब्लम को आसान किया जो एयर कूलिंग के साथ आ रही थी। पहला, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग की समस्या क्या हो गई, समाप्त हो गई, क्योंकि इसमें फिन्स के जगह एयर जैकेट यूज किया जाता था और एयर जैकेट सिलेंडर के चारों तरफ बना होता था, जिससे जब कूलिंग वाटर वहां जाती थी तो हर पोर्शन से हीट को क्या करती थी, रिमूव करती थी। तो नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग की समस्या कहीं ना कहीं समाप्त हुई। दूसरा, लिक्विड की हीट कैरिंग कैपेसिटी भी एयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये हीट को क्या कर पाती है, रिमूव कर पाती। इसलिए हम लोगों ने लिक्विड कूलिंग को चुना। आगे लिक्विड कूलिंग में हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर है थर्मोसाइफन कूलिंग। ये जो कूलिंग सिस्टम है ये अभी कहीं भी यूज में नहीं है। इनिशियली जब हम पहली बार कूलिंग लिक्विड कूलिंग परफॉर्म कर रहे थे तब हमारे पास जो सिस्टम था वो था थर्मोसाइफन कूलिंग। धीरे धीरे इसमें कई तरह की खामियां आई जिनको हम लोग सॉर्ट आउट करते गए और आगे बढ़ते गए, और ये जो सीरीज आप देख रहे हैं ये आगे बढ़ने की सीरीज है। इसकी समस्याओं को हम लोगों ने कहाँ पे रिमूव किया, फोर्स पंप कूलिंग में। ना थर्मोसाइफन कूलिंग अभी हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको रिमूव किया गया। सेकेंड हमारा फोर्स पंप कूलिंग है। उसके बाद है कूलिंग विथ थर्मोस्टेटिक रेगुलेटर। ये सिस्टम अभी सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है और वर्तमान में जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें इनका यूज किया जा रहा है। ये जो दो सिस्टम आप देख रहे हैं, एक है प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग और दूसरा है एवापोरेटिव कूलिंग। बेसिकली इनका यूज ऑटोमोबाइल्स में नहीं किया जाता है। इन दोनों का यूज हम ऐसे इंजन को कूल करने के लिए करते हैं जो स्टेशनरी है और जो किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, जो मूविंग नहीं है, वहां पर कूलिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग और एवापोरेटिव कूलिंग का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली ऑटोमोबाइल के फील्ड में देखें और आईसी इंजन के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास थर्मोसाइफन, फोर्स पंप और कूलिंग विथ थर्मोस्टेटिक रेगुलेटर है। इसमें एक एक करके हम लोग सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें थर्मोसाइफन। यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें ये पोर्शन आपका रेडिएटर है, ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, इसके अंदर आपको एक पंप मिलता है और ये हमने एक इंजन का ब्लॉक डायग्राम बनाया है जिसमें 4 सिलेंडर हैं और इन हर एक सिलेंडर के चारों तरफ क्या बना हुआ है, वाटर जैकेट बना हुआ है। ठीक है, यदि आप सबसे पहले वाले सिस्टम को देखें थर्मोसाइफन कूलिंग को, तो इसमें से कुछ चीजें वहां पे नहीं है। जैसे थर्मोसाइफन कूलिंग में आपको थर्मोस्टेट नहीं रहेगा, क्लियर है, और ना ही यहां पर क्या रहेगा, पंप। तो आइए पहले इनको हटाते हैं और फिर सिस्टम को समझते हैं। हम लोगों ने यहां से थर्मोसाइफन को हटा दिया, ये पाइपलाइन यहां जुड़ गई और फिर यहां से पंप को भी हटा दिया गया। चलिए अब देखते हैं। अब ये बिल्कुल इनिशियल सिस्टम हो गया। यहां पर जो फ्लो होता है, अब पंप नहीं है भाई तो फ्लो कैसे होगा, फ्लो होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। और डेंसिटी में डिफरेंस क्यों आती है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले इसके अंदर वाटर को फिल कर दिया जाता है और जब इंजन स्टार्ट होती है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके आसपास के वाटर जैकेट में जो भी लिक्विड है वो हीटअप होने लगती है
और जैसे ही गर्म होने लगती है लिक्विड, उसकी डेंसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो कहाँ जाएगा, ऊपर। वो ऊपर बढ़ने लगता है, और ऊपर कहाँ जाएगा भाई, यही ऊपर की तरफ है, एक ही लाइन जा रही है, तो इसमें धीरे धीरे गर्म पानी कहाँ जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, और जाकर के यहाँ पर इकट्ठा होता है, और यहाँ से फिर ग्रेविटी के माध्यम से ऊपर से नीचे आता है, ड्यू टू ग्रेविटी। और यही वो रीजन था जिसके कारण ये फ्लो हमारा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। पहले तो डेंसिटी डिफरेंस, गर्म पानी ऊपर जाएगा और ठंडा पानी अपने आप कहाँ लगेगा, नीचे, और यहाँ पर किसी कारण फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी और डेंसिटी डिफरेंस के कारण यहाँ पर वाटर का फ्लो होता है, गर्म पानी यहाँ से ऊपर जाता है और ठंडा पानी यहाँ से यहाँ आने लगता है। क्लियर है? इस तरीके से ठंडा पानी आता है, फिर से हीट लेके गर्म होता है और कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। रेडिएटर में रेट ऑफ कूलिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, फैन लगा देते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को रेडिएटर के थ्रू अंदर की तरफ खींचता है, जिससे दो फायदे होते हैं। एक तो पानी को ठंडा कर रहा है, और ये जो हवा इंजन पे आ रही है कहीं ना कहीं इंजन कूलिंग का भी काम कर रही है, इसलिए ये फैन अंदर की तरफ हवा को खींचता है, बाहर हवा नहीं फेंकता। इसका एक फायदा और भी मिलता है, जब गाड़ी चलती है तो हवा अपने आप कहाँ आता है, अंदर आता है, जिससे फैन का जो वर्क होता है वो काफी कम हो जाता है। कुछ इंजन्स में तो फैन होते भी नहीं है, सिर्फ वो गाड़ी के मूवमेंट से ही इतनी कूलिंग हो जाती है ना। इस सिस्टम के साथ समस्या क्या थी, हाँ, ये सिस्टम ऑटोमेटिक था, आपका कूलिंग सिस्टम पे कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या कर दें, बढ़ा दें फ्लो रेट को। दूसरी चीज, ये पानी तब तक मूव नहीं करेगा, यानी कूलिंग तब तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक पानी सफिशिएंटली हीट अप ना हो जाए। ये अनदर समस्या है, कूलिंग हो नहीं रही है और इंजन का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर इसमें वही समस्या आती कि हमें जिस तरह की कूलिंग चाहिए वो कूलिंग इसमें नहीं मिल पाती थी। सर्कुलेशन जो वाटर का होना चाहिए वो नहीं हो पाता था, वो इंडिपेंडेंट था, हम उसके लिए कुछ भी कर नहीं सकते थे। तो इस समस्या के समाधान के लिए दूसरा सिस्टम लाया गया, फोर्स पंप कूलिंग। अब यहां पर वाटर के मूवमेंट के लिए हम डेंसिटी और टेम्परेचर पर निर्भर नहीं है, हमारा अपना पंप है, यानी अब कूलिंग सिस्टम हमारे कंट्रोल में आ गया, ठीक ना। और कंट्रोल में आने का मतलब हम जिस रेट से चाहें उस रेट से वाटर को क्या कर सकते हैं, सर्कुलेट करा सकते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही हमारा पंप क्या करने लगा था, काम करने लगता था, और ये वाटर को इंजन के अंदर भेजना शुरू कर देता था। तो जो पहले ऑटोमेटिक सिस्टम था फर्स्ट वाले केस में, अब वो ऑटोमेटिक नहीं रहा गया, इसमें से कुछ चीजों को हम लोगों ने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। उसमें सबसे पहला पॉइंट था क्या, सर्कुलेशन ऑफ वाटर। वाटर को हम इजीली सर्कुलेट करा पाते हैं, लेकिन आगे चल के देखा गया कि इस सिस्टम के साथ भी समस्या है। क्या क्या समस्या है भाई, हाँ, पावर देना पड़ता है, बट हमको पता है कि पंप बहुत क्या लेता है, कम पावर लेता है, तो वो समस्या हमारे लिए नहीं थी, समस्या दूसरी थी। सपोज कीजिए आप 200 किलोमीटर से गाड़ी को लेके आ रहे हैं और ला करके आप अपने गंतव्य पे पहुंच जाते हैं और इंजन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उस समय आपका इंजन बहुत गर्म होता है, लेकिन जैसे ही आपने इंजन को बंद किया, कौन बंद हो जाएगा, पंप बंद हो जाएगा। लेकिन अभी भी इंजन को कूलिंग की आवश्यकता थी और पंप बंद हो गया, वो कूलिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या थी। जरूरत के वक्त कूलिंग सिस्टम काम ही नहीं करता था, या फिर सही तरीके से काम नहीं। दूसरा जरूरत समझे, यदि कहीं आप अपहिल जा रहे हैं, किसी पहाड़ पे जा रहे हैं, ठीक ना, तो ये पंप तो जुड़ा हुआ इंजन के साथ ना, जब आप पहाड़ पे जाएंगे तो इंजन की जो रफ्तार है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इंजन के ऊपर लोड क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। लोड बढ़ने से फ्यूल कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगी, ज़्यादा हीट डेवलप होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हीट ज़्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन उसी वक्त कूलिंग सबसे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इंजन की रफ्तार कम हो गई, और रफ्तार कम हो गई तो पंप की रफ्तार भी क्या हो गई, कम हो गई। उस समय जब आप अपहिल जा रहे थे, पहाड़ पे जा रहे थे, वहाँ ज़्यादा फ्यूल बर्न हो रहा था, ज़्यादा हीट डेवलप हो रहा था। इसका मतलब कूलिंग सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करना चाहिए था, और उसी समय ये आपका साथ क्या कर देता है, कम कर देता है, कूलिंग कम परफॉर्म करने लगता है।
क्योंकि ये जुड़ा हुआ किसके साथ है? इंजन के साथ। क्लियर है? और इंजन के साथ जुड़े रहने के कारण ये इसकी रफ्तार भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और कम होने के कारण जहां हमें ज्यादा कूलिंग की जरूरत थी वहां ये कूलिंग कम परफॉर्म करता है। ये दूसरी समस्या थी। एक तीसरी समस्या भी आती है, जहां जरूरत नहीं है वहां भी ये क्या कर देता है? कूल कर देता है। ठीक ना? क्योंकि ये इंजन के साथ जुड़ा हुआ है, गाड़ी स्मूथली चल रही है, लेकिन इसे पता नहीं है कि अब हमें कूलिंग कब करनी है और कितनी करनी है। इंजन स्टार्ट हुआ, इसका कूलिंग क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। जहां अगर आप ढलान पे जा रहे हैं तो वहां पावर डेवलप नहीं हो रहा है, हम एक्सेलेरेटर से क्या करते हैं? पैर हटा देते हैं, उस समय हीट डेवलप कम हो रहा है। लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है? जब आप ढलान पे हैं तो रफ्तार आपकी क्या है? ज्यादा है। ये ज्यादा ठंडा करना शुरू कर देगा, क्योंकि पंप वहां फुल स्पीड पे रन करेगा, और फिर कूलिंग जहां कम होनी चाहिए वहां कूलिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये तीन समस्याएं थी जो किसके साथ आती थी? फोर्स पंप कूलिंग के साथ। फिर इसको एक कदम और जाके इंप्रूव किया गया, और इसमें किसकी एंट्री हो गई? थर्मोस्टेटिक रेगुलेटर की। ठीक ना? जिसने इसकी समस्याओं को रिमूव किया। जो आपका कौन सा था? फोर्स पंप कूलिंग सिस्टम था, इसकी समस्याओं को इसने रिमूव किया। इसने क्या किया देखेंगे। यहां पर अब क्या हम डाल दें? पंप, और यहां पर एक लगा दिया गया थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट रेगुलेटर। अब ये क्या करता है? थर्मोस्टेट का काम क्या है? एक खास समय पर ये वाल्व को ओपन कर देता है, और जरूरत पड़ने पे वाल्व को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। ये डिपेंड करता है कि हमें इंजन का क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो जो पिछले केस में ओवर कूलिंग और लेस कूलिंग की समस्या थी, वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा समाप्त हो गई? थर्मोस्टेट। दूसरी चीज, ये जो पंप हमारा इंजन के थ्रू ऑपरेट होता था, अब वो इंजन के थ्रू ऑपरेट नहीं होता है, इसको हम बैटरी के थ्रू पावर दे देते हैं। बात समझ में आ रही है? पंप किसके थ्रू ऑपरेटेड है? बैटरी के थ्रू। जिसका फायदा हमें मिलता है कि अगर आपने इंजन स्टॉप भी कर दिया तो कूलिंग बंद नहीं हुई। अगर आपकी नीड कूलिंग की है तो वो कूलिंग चलते रहेगी। और ये नीड है कि नहीं, ये बताने का काम कौन करता है? थर्मोस्टेटिक रेगुलेटर। ठीक ना? अब अगर आप चढ़ाई पे जा रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो इंजन ज्यादा पावर डेवलप करेगा। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व फील कर लेगा कि नहीं, टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो वो क्या करता है? यहां से जो वाटर आगे जाने का रास्ता है उसको ज्यादा ओपन कर देता है। जब वो ज्यादा ओपन करेगा तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कूलिंग हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है? और जब आप डाउन हिल जा रहे हैं, पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तब कूलिंग की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या कर देगा? जो फ्लो रेट है उसको कंप्लीटली क्या कर देगा? बंद कर देगा, कि कूलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना? और तीसरी जो समस्या थी कि इंजन बंद कर देने पे भी अगर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व को लग रहा है कि अभी कूलिंग की नीड है, तो वो इस पंप को क्या कहता है कि तुम अभी काम करते रहो, भले ही इंजन क्या हो चुका है? बंद हो चुका है, और ये सिस्टम हमारा काम करते रहता है। तो इस तरीके, अगर आपने देखा होगा कभी कभी ठंड के मौसम में जो ट्रक वाले होते हैं वो अपने रेडिएटर को कवर कर देते हैं। कभी हाईवे पे जाड़े के मौसम में गए हों तो ये अक्सर ध्यान में आता है। ट्रक या बस वाले, जनरली ट्रक वाले क्या करते हैं? रेडिएटर के सामने जो कवर रहता है उसको हटा देते हैं, ताकि कूलिंग क्या हो? प्रॉपर हो। क्योंकि वो 100-200 किलोमीटर से लगातार क्या है? चले आ रहे हैं, तो वहाँ हीट ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो वो क्या करते हैं? रेडिएटर के सामने जो कवर है उसको कंप्लीटली ही क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, ताकि गाड़ी गर्म ना हो। लेकिन ठंड के मौसम में वो क्या करते हैं? उस पर कवर कर देते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में एम्बिएंट का टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है। वो क्या करता है? इंजन को ओवर कूल कर देता है।
और अगर इंजन ओवरकूल होगा तो भी उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, डाउन होगी। इसलिए उसको कंप्लीटली वो क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। तो ना तो कम कूलिंग होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा, हमें इतनी ही कूल करना है ताकि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हमारे इंजन का वो क्या रहे, मेंटेन रहे। चौथा सिस्टम है आपका प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग। प्रेशराइज्ड वाटर एंड एवापोरेटिव कूलिंग, इन दोनों का उपयोग ऑटोमोबाइल में ना करके इंडस्ट्रीज में किया जाता है जहाँ पे हमें कूलिंग करनी है। प्रेशराइज्ड वाटर में क्या करते हैं, हम वाटर के प्रेशर को एक बार से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब हमें पता है कि 1 बार पे 100 डिग्री पर वाटर बॉयल होगा, लेकिन यदि एक बार से ज़्यादा बढ़ा दें तो वही पानी अब 100 डिग्री से ऊपर जाकर क्या होगा, बॉयल। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो वहाँ पर इस तकनीक की हम लोग मदद लेते हैं। क्लियर है। जो लास्ट सिस्टम है एवोपरेटिव कूलिंग। एवोपरेटिव कूलिंग हम उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास हवा आने की जगह ही नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीजन है या ऐसा है जहाँ खुला एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है, वहाँ क्या हम लोग यूज़ करते हैं, एवोपरेटिव कूलिंग। इसमें कूलिंग वाटर का टेम्परेचर हम लोग बढ़ने देते हैं। एक टैंक में वाटर को रिसर्कुलेट करा रहे हैं जहाँ हीट आ रही है और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते जैसे ही 100 पहुँचेगा वहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, एवोपरेट होने लगेगा। मान लीजिए 10 kg का टैंक था और 1 kg वाटर क्या हो गया, एवोपरेट हो गया। तो वो जो एवोपरेट फ्री में तो नहीं हुआ ना, वो अपने साथ क्या लेके जाएगा, लैटेंट हीट लेके जाएगा। और वाटर का लैटेंट हीट कितना है, लगभग 2256 किलो जूल पर केजी। यानी 1 लीटर वाटर भी अगर एवोपरेट होता है तो 2256 किलो जूल हीट वो वहाँ से क्या करेगा, लेके निकल जाएगा। जो वाटर एवोपरेट होता है उसको बाहर नहीं जाने देते, उसको फिर से दूसरे टैंक में इकट्ठा करते रहते हैं। धीरे धीरे वो ठंडा भी होते रहता है और ठंडा जब हो जाता है तो मेकअप वाटर के तौर पर वापस उसको फिर से क्या लाते हैं, इसी टैंक में ले आते हैं। तो ये सिस्टम लगातार, इसमें हमें ओपन एटमॉस्फेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती।